चलें लगाएं लगाएं करें और अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिया था एक, कौन सा क्वेश्चन था? 13। मैंने इससे पीछे कर दिया, ये नहीं मुझे याद आ गया। जी 13। कोई मुश्किल परेशानी? डेप्रिसिएशन यार, डेप्रिसिएशन तो आपके लिए मसला ही नहीं रह जाना चाहिए। आप क्यों ना करें, क्यों ना करें ऐसा? तो सवाल में कहा हुआ था ऐसा। डेप्रिसिएशन हमें जो भी डेट्स डिस्पोजल एडिशन की बताई होती है हम उसके हिसाब से ही चलते हैं। डेप्रिसिएशन में मसला है बस। अच्छा चल बताता हूँ, डेप्रिसिएशन के अलावा कोई और मसला? सब्सक्रिप्शन में ठीक है जी। क्वेश्चन 13 होमवर्क वाला। इक्विपमेंट की डेप्शन में तो नहीं मसला। इक्विपमेंट मिला है हमें डोनेशन, और वो चूंकि ईयर एंड पे मिला है तो उसकी डेप्शन नहीं है, इसलिए बस सिर्फ जो ओपनिंग आ रहा था उसी पे डेप्रिसिएशन है। अब इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी गिवन थी तो हमें वो ओपनिंग बैलेंसेस की वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी जी। मैंने कब कहा था यार, वो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक फुल ईयर बेसिस थी और एक मंथली बेसिस थी, और बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस ही होती है। जब भी डेट्स दी हैं ट्रांजैक्शन की बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस ही होती है। अगर फुल ईयर बेसिस होता तो फिर उस 12,000 को भी डेप्रिशिएट करते। फर्नीचर की डेप्शन करता हूँ जी कैलकुलेट जी। जो बस वैसी डोनेशन थी, इक्विपमेंट डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट, इधर सबसे इधर वाली शाख थी, तो जस्ट विदाउट एनी रीजन बस डोनेशन है, तो वो डोनेशन इनकम क्रेडिट और जो मिल रहा है वो डेबिट। फर्नीचर
चलिए डेप्रिसिएशन की वर्किंग करके दे रहा हूँ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिन दिनों का वाकया है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो उसमें हम ये किया करते हैं कि एक तो रिमेनिंग ओपनिंग के ऊपर पूरे साल की डेप्शन लगाते हैं, और उस रिमेनिंग ओपनिंग का तरीका ये होता है कि जो साल के शुरू की बुक वैल्यू दी हुई है 40,000, उसमें से डिस्पोजल वाले एसेट की साल की शुरू की बुक वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो साल के शुरू ही की बुक वैल्यू इसकी 6,000, क्योंकि साल चल रहा है जुलाई से जून। तो जो एसेट बेचा पॉइंट नंबर 2 6,000 बुक वैल्यू वाला, ये साल के शुरू में ही इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 6,000। तो एक ये है जो बिका। इसके अलावा एक बिका है पॉइंट नंबर 1 में, जिसकी कॉस्ट बताई हुई है और आपको उसकी बुक वैल्यू तक खुद पहुंचना पड़ेगा। कॉस्ट है इसकी कितनी? 4,000। खरीदा कब था? फर्स्ट आपको कहा था कि जो एसेट बेचा है पहले उसकी ईयर स्टार्ट की बुक वैल्यू तक पहुंचे। 4,000। डेप्रिसिएशन रेट कितना? कितने साल? बस एक, 3200। फिर इस पे फॉर द ईयर जितने महीने इस्तेमाल हुआ उतना रेट लगा दें, 20%, 6/12, 320। फिर साल के एंड पे 288 -32, ये नहीं, ये अब इस पे लगेगा पूरा साल। सिक्स 160। जो डिस्पोजल वाला है उस पे जितने महीने, तो जो 6,000 था उस पे तो कुछ टाइम ही नहीं गुजरा, वो तो पहले ही दिन बेच दिया। और ये जो दूसरा वाला डिस्पोजल है ये 320। और जो एडिशन हुआ है ये 0.1 वाला, ये पॉइंट नहीं, ये 0.2 वाला, ये 0.1 वाला। एडिशन कहाँ हुआ है? पॉइंट नंबर 2 में एक एसेट एक्सचेंज किया है, ट्रेडेड इन एक्सचेंज किया है नए फर्नीचर के साथ, और नया फर्नीचर कितने का? 6,700। तो इस एडिशन के ऊपर पूरे साल की डेप्शन, क्योंकि साल के शुरू में ही खरीद लिया। 1340, ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 7820। ये डेप्रिसिएशन हो गया एक्सपेंस फॉर द ईयर। फर्नीचर का अकाउंट बना देते हैं आपको। ओपनिंग कितना? 40,000। डेप्रिसिएशन 7820। जो एसेट बिका इसको निकाल दें, 2880। जो एडिशन हुई है इसको इधर शामिल कर दिया, 6,700। CD आ जाएगा, अच्छा एक और डिस्पोजल है 6,000, CD आ जाएगा 30। ये हो गया फर्नीचर अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट बना लें। पॉइंट नंबर 1 वाला कितने का बेचा है? कैश 500। तो उसकी बुक वैल्यू हो गई 2880, बेचा है 500 का, लॉस आ गया 2380। दूसरा वाला डिस्पोजल इसकी बुक वैल्यू 6,000 और बेचा जितने का? सेल वैल्यू उसकी 60। सेल कैश तो आया नहीं, तो ये 6,700 वाले के बदले हुआ है। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स।
ट्रेड इन अलाउंस 6700 ही, क्योंकि कैश तो हमें कोई देना ही नहीं पड़ा। कितना दिया कैश? कोई है ही नहीं, तो इस पे आ जाएगा गेन 700। ये है पूरी फर्नीचर की कैलकुलेशन। जरूरी है नहीं, किधर है सीडी? ये कैसे पता वो सीडी है? इंटरेस्ट इनकम है। अगर कोई होता इंटरेस्ट रिसीवेबल वगैरह तो बता देते। देखें, आपको इंटरेस्ट के बारे में सवाल में सिर्फ बताया हुआ है इसका ओपनिंग बैलेंस जो कि इंटरेस्ट रिसीवेबल था, उसके अलावा रिसीव्ड बताया है। अब आपको इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। अगर कोई होता तो ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस बताए हैं पॉइंट नंबर 5 में, फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिसीवेबल, तो उसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल बता देते। नहीं है, अब क्लोजिंग 0 तो बैलेंस करके इनकम आ गई। और इस सवाल में एतराज करना था तो होना था एतराज। अब चूंकि आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहे, 24 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रही, है ना? अच्छा, किसने किया है ये होमवर्क वाला सवाल? ठीक, देखा था। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट वाले 3 सवाल हो गए। कुछ सिर पैर समझ आया या पता नहीं क्या कर रहे हैं हम? चलें, अब मैं इसमें आज एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ। इसमें हो जाएगा कैश का फ्रॉड, क्योंकि पैसा बहुत आ रहा होगा, अकाउंटेंट जो है वो पैसे लेके इधर उधर हो जाएगा। तो अब वो जो पैसे लेके गायब होगा, वो पैसे बताएगा तो नहीं कितने गायब हुए हैं लेके, अब वो आपने ढूंढना होगा। तो जो कैश लॉस्ट है, अब मैं सवालों में मिक्स कर रहा हूँ कैश का लॉस। बता दूं ना? फलाई इदारा ना, तो अकाउंटेंट ने सोचा मेरी भी फला होनी चाहिए, तो वो पैसे फिर ले गया। तो अगर वो पैसे आपको नहीं बताए, जो कि यकीनन नहीं बताए होंगे, डिफॉल्केटेड भी हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएटेड भी हो सकता है। बहरहाल कैश की उसने कर दी है खुर्द बुर्द। आपको सवाल में ये फिगर तो यकीनन नहीं बताई होगी, वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। खुद ऐसे ढूंढनी पड़ेगी कि वर्किंग्स में कैश बैंक का अकाउंट तो हम बना ही रहे होंगे। वर्किंग जो अभी तक सवाल किया उसमें अकाउंट बन रहा है ना, उसमें कोई बीडीबी होगा, रिसीट्स पेमेंट्स भी अवेलेबल होंगी सवाल में। अगर ये फ्रॉड वाला सवाल हुआ, सवाल पहचाना जाएगा। वैसे आपको सवाल से हिंट मिल जाएगा कि कैश चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सवाल से हिंट मिल जाएगा। तो फिर यकीनन सीडी भी बताया होगा, क्योंकि अगर कैश चोरी हुआ और नहीं पता कितना है तो फिर 2 अननोन तो नहीं हो सकते। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि जितनी इंफॉर्मेशन इससे बन सकती थी बना दी। अब जब बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो वो बैलेंसिंग फिगर के साइड पे निकलेंगे। चोर कैश दे के गया कि लेके गया? तो क्रेडिट। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ये होगा कैश लॉस्ट, ये बैलेंस करके निकलेगा। और इसकी अकाउंटिंग यानी डबल एंट्री एक्सपेंस है, कैश लॉस उधर एक्सपेंसेस में और ये कैश क्रेडिट। P&L किधर है इसमें? हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं,
P&L किधर आ गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और अगर इंश्योरेंस कराई हुई थी तो फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बन जाएगा। ये जो कैश लॉस्ट की फिगर है, कैश लॉस्ट डेबिट, या फिर अगर इंश्योरेंस करवाई है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, और ये कैश क्रेडिट। क्या जी? डिफॉल्केटेड, इसको कहते हैं कैश की डिफॉल्केशन होना, मिस अप्रोप्रिएशन होना। कैश चोरी की फिगर निकलेगी इसकी बैलेंसिंग करके, और इसकी अब अगर अकाउंटिंग देखें तो कैश लॉस डेबिट, कैश क्रेडिट, जो कि एक एक्सपेंस है। हो सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले शक हो अपने लोगों पे तो उसने इंश्योरेंस कराई हो, ऐसा हो सकता है। तो अब अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस वालों से लेंगे ना फिर वो पैसे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। जो कैश चोरी हुआ वो तो क्रेडिट होगा, लेकिन अब हमने वो इंश्योरेंस वालों से लेना है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर कैश लॉस डेबिट, या अगर थोड़ी है तो कैश लॉस डेबिट। अनइंश्योर्ड पोर्शन, यानी अगर ये बैलेंसिंग फिगर निकली 7 मिलियन और इंश्योरेंस 2 मिलियन तक की थी तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2 मिलियन और बाकी 5 मिलियन है, और अगर इंश्योरेंस थी ही नहीं तो फिर सारा का सारा 7 मिलियन। जी, इस वाले में किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? टैक्स नहीं, किसी किस्म किसी किस्म का टैक्स। कुछ इंपोर्ट्स वगैरह भी की उस पे टैक्स वगैरह इन्होंने इंपोर्ट क्यों करनी है? जो कुछ भी ट्रेडिंग के लिए नेसेसिटीज कर सकते हैं। अच्छा चलो कर भी लिया तो क्या वो दोबारा वापस मिलेगा इनको टैक्स? इन्होंने कोई टैक्स ही नहीं जमा कराना। तो अगर कोई चीज़ खरीदी भी है तो वो तो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन गया। पीपी में पड़ा था नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, और तो कोई टैक्स नहीं है। चलें इसका सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें। ये एरर्स हैं। क्या जी? एरर्स किन में? इन वालों में देखिए एरर्स तो तब हो ना जब कोई प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बन के दिया हो तो इस पे तो है ही नहीं ट्रायल बैलेंस। हाथ दो के एक सवाल ट्रायल वाला भी आ चुका है तो वो भी डिस्कशन में आएगा, लेकिन जब अकाउंटिंग ही ठीक नहीं हुई तो फिर एरर्स क्या? क्वेश्चन 10,
हाँ जी, सवाल की रिक्वायरमेंट बी, सवाल की रिक्वायरमेंट सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो फिर ये वही है जो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। अगर ये पार्ट ए अलग से ना पूछता तो क्या फिर भी पता चल रहा है कि कोई कैश चोरी हुआ है? हाँ जी, पहले पैराग्राफ से ही पता चल रहा है। तो अगर हम ये पार्ट ए को छोड़ भी, नहीं पार्ट ए ना भी होता तो फिर भी हम लोग कैश अकाउंट वर्किंग में तो बना ही रहे होते। तो अब वो जो वर्किंग में बनाना था अब उसको इज्जत मिल गई है और वो पार्ट ए के नाम से आ रहा होगा, नहीं वर्किंग्स की बजाय वो पार्ट ए का सोल्यूशन आ रहा होगा। तो वही कैश अकाउंट जो वर्किंग में बनाना था अब हम वो पार्ट ए में बना रहे होंगे। उसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग एक्टिविटी है, कैसे, कहाँ? टक शॉप। तो इस टक शॉप में ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये आपको कैसे पता चल रहा है? पॉइंट नंबर 4 में ये प्रॉफिट मार्जिन है। फिर इसी तरह से ये जो पॉइंट नंबर 7 है इसमें इसका स्टॉक भी दिया हुआ है टक शॉप का। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। अब चूंकि रिक्वायरमेंट में उसने अलग से नहीं पूछा तो फिर अब प्रॉफिट उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी का वर्किंग में कर रहे होंगे। ये है जी सवाल की अप्रोच। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट है, इसलिए वैसे ही कर रहे हैं जैसे 2 दिन से कर रहे हैं। जो वर्किंग में कैश अकाउंट बनाना था वो पार्ट ए के नाम से बन जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट जो ट्रेडिंग एक्टिविटी का बनना था वो अब वर्किंग में बन जाएगा क्योंकि ऑफिशियली सोल्यूशन में नहीं मांगा जी। स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन जी, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 10 स्प्रिंग 17। सवाल की रिक्वायरमेंट ए, कैश अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, कैश अकाउंट के बैंक अकाउंट? कैश बैंक अलहदा है और वो सवाल में बना हुआ है, सवाल में प्रॉपर बैंक अकाउंट बना हुआ है। तो हम ये बनाएंगे कैश अकाउंट। पार्ट बी और पार्ट सी ये आप लोग बनाएं मतलब पेज में फॉर्मेट बना लेना। फिर पार्ट बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर टी अकाउंट खोल के जगह छोड़ दें और पार्ट सी बैलेंस शीट बना के हेडिंग्स दे के जगह छोड़ दें। जो फ्रॉड हुआ है वो कैश अकाउंट में है, बैंक में तो बैंक वाले फ्रॉड तो वो तो बैंक से पैसे ऐसे तो नहीं निकलेंगे ना। और बैंक वाले फ्रॉड पकड़ना टेस्ट होता था बीआरएस वगैरह में। तो पता नहीं आपने इंट्रो में बीआरएस, लेकिन अब फ्रॉड वाले क्वेश्चंस तो नहीं होते। बीआरएस पढ़ी, उसमें कोई फ्रॉड वाले क्वेश्चन है नहीं, वो नहीं टेस्ट होते थे। लेकिन वो बीआरएस का टॉपिक था, वो बीआरएस से भी पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर कोई हो भी तो वो ना बैंक अकाउंट से मिसिंग फिगर निकलेगी। जो कैश लेके भागा है वो कैश अकाउंट से निकलेगी। वो निकाला तो बैंक से होगा ना कैश? नहीं यार, कैश बहुत होता था इनके पास। अभी देखें तो सही कितना कैश निकलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पेज बनाएं, नॉन बैलेंस शीट का पेज बनाएं, फिर करते हैं सवाल शुरू। है जी, रख लें 2 लाइनें, फिर पूरा पेज ही छोड़े ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा पेज छोड़े, बैलेंस शीट पूरा पेज लगेगा।
जल्दी जल्दी। चल, पिछले साल की प्रॉपर बैलेंस शीट दी हुई है? नहीं। तो अब हम करते हैं सबसे पहला काम, ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, सवाल जो है ना वो सवाल वाला थाउजेंड्स में चला रहे हैं, बैंक अकाउंट से भी नजर आ रहा है हमें कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो 11 था यार, वो मुझे भी 11 ही नजर आया। 10 कर रहे हैं, लेकिन बीच में 500 भी है तो आप रुपीज ही लिख लें जी। ओपनिंग बैलेंसेस बैंक से पहले कोई नहीं है, वो तो नीचे जाके है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का भी कोई ना कोई बैलेंस होगा। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि मेंबर्स, the club has 3300 members and the membership fees is 3. The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he became a member. अच्छा, वो इसका मतलब है कि वो पैसे क्वार्टर के दे रहा होता है, पैसे साल के दे रहा होता है, क्योंकि पिछले सेंटेंस में फी 10,000 थी बस। अब उस फी के बारे में अगला सेंटेंस है द फी पेबल, तो ये 10 के 10,000 ही उसने पैसे जमा कराए होंगे इन एरियर्स या इन एडवांस? इन एडवांस। यानी जब उसने ज्वाइन किया था उसका हिसाब उसी ज्वाइन करते ही क्वार्टर से शुरू हो गया था। तो ये जो इस वक्त आपको पॉइंट नंबर 1 में ये बात लिखी मिल गई, इसका मतलब यकीनन कोई ओपनिंग एडवांस भी था। कर लेते हैं कैलकुलेट। ओपनिंग बैलेंसेस हो सकता है एक लिस्ट में लिखे हों, हो सकता है फैले हुए हों, और फैले हुए भी क्या अंग्रेजी में लिखे हुए भी हो सकते हैं, जैसे पिछले सवाल के अंदर इंश्योरेंस का प्रीपेड निकाला था। तो यहां पर हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस की फिगर निकालनी पड़ेगी। और ये मैं अभी ही पूरी सब्सक्रिप्शन की वर्किंग कर लेता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत तो करनी लगे। सब्सक्रिप्शन की पूरी वर्किंग कर देता हूं, क्योंकि उस पूरी मेहनत से ही फिर ये फिगर निकलनी। ये जो टेबल दिया हुआ है पॉइंट 1 में, ये क्या है? ये फिगर्स क्या चीज है? ये जो इस साल में रिसीव हुए हैं, हर क्वार्टर के हिसाब से ही पैसे बता दिए। फर्स्ट क्वार्टर के नाम से जो फिगर लिखी है, ये फर्स्ट क्वार्टर यानी इस साल के पहले क्वार्टर के पहले ही दिन मिल गया होगा। तो इसमें से कितना है जो अगले 12 महीने में जाना है? कुछ भी नहीं। जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, क्वार्टर 1 में कितना मिला? 999, 2 में 8250, 5500, 9350। ये हुई हैं हमें रिसीट्स। इनका टोटल करिएगा। और ये जो भी टोटल वाली बात बताने लगा ना, इस सवाल में अक्सर बच्चों से मिस हुई होगी। ये टोटल बताइएगा। 33 मिलियन। इसमें से अगर हम क्लोजिंग निकालना चाहें, अगर हम क्लोजिंग फिगर निकालना चाहें, तो इसमें से कितने महीने? 0। इसमें से कितने महीने आगे जा रहे हैं? अच्छा, इसको आप क्योंकि क्वार्टर लिखा हुआ है ना, आप इसको बेशक महीने कर लें, चाहे आप इसको क्वार्टर कर लें, क्योंकि ये दूसरे क्वार्टर में जाके पेमेंट हुई है। तो इसमें से इस साल में तो 3 ही आएंगे, एक क्वार्टर आगे चला जाएगा। तो इसको 1/4 कर दें तो अच्छा देखें, ये साल का है। क्वार्टर 2 के शुरू में पैसे आए थे,
तो अगर आपने क्वार्टर के हिसाब से चलना है तो इस साल में 3 क्वार्टर हो गए इस्तेमाल, कितना आगे जा रहा है? 1/4। और अगर महीने करने हैं तो उसमें से कितने महीने आगे जा रहे हैं? 3, तो 3/12। इसमें से कितने महीने या कितने क्वार्टर? 20625 00 2750 7012 500। और 1825 118250 000। पहले यहाँ तक पहुँचे कि जो मैंने क्लोजिंग एडवांस निकाला, फिर मैं ओपनिंग एडवांस ऐसे बनाता हूँ, ऐसे। पहले क्लोजिंग एडवांस देख लें। जी, क्लोजिंग एडवांस की कैलकुलेशन में कोई बात समझने में परेशानी? क्लोजिंग तक ओके? अच्छा, अब ओपनिंग के लिए दोबारा सारी मेहनत करें। ये इस साल का क्लोजिंग है। पिछले साल की हैं? इस साल की जो रिसीट्स हैं, पिछले साल की इनकम किधर? हाँ हाँ, नहीं, मेंबर्स इनटू 9000 कर दें। अच्छा चलें, लास्ट ईयर की इनकम पता चल गई। रिसीट्स कितनी है लास्ट ईयर की? ये तो इस साल की रिसीट्स हैं। क्या करूं? तो उससे वो इनकम फॉर द ईयर बन जाएगी। रिसीट्स आ जाएंगी। अच्छा, इस साल की इनकम फॉर द ईयर ये है? नहीं, ये तो रिसीट्स हैं, क्योंकि सब लोगों ने साल के शुरू में इकट्ठे थोड़ी ज्वाइन कर लिया था। देखें, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 9000 पिछले साल वाला कुछ इस महीने इस साल में आए होंगे, वो इनकम फॉर द ईयर के हिस्से होंगे। तो वो कितने हैं, कैसे हैं? ओपनिंग एडवांस कैसे निकालो? कैसे? जो हमें रिसीट हुई है पहले क्वार्टर में वो है 9900, और जो हमारी पर क्वार्टर इनकम बनती है वो बनती है 8250। कैसे पर क्वार्टर? अगर हम 10,000 को क्वार्टर पे डिवाइड करें, उससे पर मेंबर की तरह। नहीं, अगर
उतना ही मेंबर रख के पर क्वार्टर निकालनी है तो उतना ही मेंबर रख के साल कर लें, तो वो साल की इनकम आ जाएगी क्या? इस साल की जो इनकम है हाँ, और slowly वो कितनी है? उनका अगर हम परसेंटेज इस साल की इनकम कितनी है? इनकम का परसेंटेज इस साल की इनकम किधर है? इस साल की इनकम 32 ये रिसीट्स हैं, ये लिखा हुआ है रिसीट्स हैं ये। तो पिछले साल की इनकम भी इतनी ही है पिछले साल की रिसीट जी। लास्ट में लिखा है लास्ट ईयर 9000 पर एनम, तो क्या हम लोग 9000 मल्टीप्लाई करके 300 नहीं करेंगे तो इस साल की कितनी आ जाएगी? 3300 इंटू 9000 ओपनिंग आ जाएगी सारी। हाँ जी, सर पहले क्वार्टर में ऐसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले क्या करूँ? हाँ 290 मेंबर 990 मेंबर्स आते हैं तो उनको 9000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा सेम पहले क्वार्टर का जाएगा हाँ और दूसरे क्वार्टर में आए थे 825, ठीक है। उसको 9000 मल्टीप्लाई करके अच्छा ठीक है, ये क्या फिगर्स निकलेंगी ये? सर फिगर भी निकाली वैसे आहो, ये क्या होंगी ये जो निकाल रहे हैं ये सर एडवांस जी? सर नंबर ऑफ मेंबर निकाल के तुमने 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले साल की रिसीट आ जाएगी। ठीक है तो उसके साथ फिर सेम वर्किंग जिस तरह हमने इधर की हाँ वो करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग सही है। देखें इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 3300 ही थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पैसे पिछले साल से 6 महीने इस साल में आए थे, तो उन लोगों की इस साल में 6 महीने तो 9000 वाले ही होंगे। इनकम फॉर द ईयर 2016, इनमें हर मेंबर की फॉर द ईयर 10,000 फीस है। कुछ 9000 कुछ लोगों के पहले 9,000 वाला चल रहा था, अब जिसने ज्वाइन ही अक्टूबर में किया होगा उसकी तो अक्टूबर से 10,000 होने वाली है। ये जो 9350 है ये क्या है? जो अक्टूबर में यानी चौथे क्वार्टर में लोग आए थे, ये उन्होंने 10,000 रुपए जमा कराए। तो पहले 9 महीने में क्या था? वो जो पिछले साल 9,000 जमा कराए हुए थे वो इस साल के 9 महीने से रिलेटेड थे। एक बंदे की बात करता हूं, एक बंदा जो अक्टूबर में आया था उसने 9,000 रुपए जमा करा दिए होंगे। ये 9,000 ये पिछले साल की इनकम बनी होगी और इसमें से 1/4 पिछले साल इनकम बनी होगी, 3/4 इस साल इनकम बननी है। और फिर इस बंदे ने दोबारा 10,000 जमा कराए, इसमें से फिर 1/4 करके इस साल यानी इसकी इनकम फॉर द ईयर ये है 9,000 में से 3/4 और 10,000 में से 1/4, तो 3300 करके इंटू 10,000 करके थोड़ी इनकम फॉर द ईयर आ जाएगी। तो क्लोजिंग एडवांस हमने निकाल लिया। पिछले साल भी यही लोग इन्हीं क्वार्टर्स में ही पैसे दे रहे थे या कुछ और है? कैसे पता? लिखा हुआ है। पिछले साल के बारे में कहा है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज द सेम, यानी यही लोग पिछले साल भी मौजूद थे। तो पिछले साल भी इन्होंने ऐसे इतने महीनों में ही पैसे दिए होंगे ना। ये जाहिर हो रहा है कितने मेंबर्स है, कैसे पता लग रहा है कि पीरियड्स में पैसे दिए होंगे उन्होंने? वो ऊपर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने ज्वाइनिंग की होती है तभी उन्होंने पैसे दिए होते हैं। तो जिन्होंने क्वार्टर 2 में पैसे ज्वाइन किया होगा वो फिर क्वार्टर टू में पैसे देते चले आ रहे होंगे। वो ये assumption नहीं कि वो इस साल में इस तरह कर रहे हो, पहले क्या होता था? यार assumption वाली क्या बात है? The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he became a member। ये तो हर साल ऐसे ही होता है। जिस मेंबर ने जुलाई में ज्वाइनिंग की होती है उसका साल हर साल जुलाई चलता होगा। जिस मेंबर ने अक्टूबर में ज्वाइनिंग दी होती होगी उसका हर साल अक्टूबर चलता होगा। ये मतलब है पहले पैराग्राफ का। तो जिन लोगों ने फोर्थ क्वार्टर में पैसे दिए हैं पिछले साल कब दिए होंगे? फोर्थ क्वार्टर में ही। जिन लोगों ने थर्ड क्वार्टर में पैसे दिए हैं उन्होंने पिछले साल कब पैसे दिए होंगे? थर्ड क्वार्टर में दिए होंगे। लेकिन वो जो पैसे इन्होंने दिए होंगे तब क्या रेट चल रहा था? 9,000। तो ये जो रिसीट्स बताई हुई हैं, ये जो आपको पहले पॉइंट में टेबल दिया हुआ है, ये इस साल की रिसीट्स हैं या पिछले साल की हैं? ये इस साल की हैं। ये इस साल की इंफॉर्मेशन है। द फीस
रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वो ऐसे है, और लास्ट ईयर फी 9000 थी। तो ये जो रिसीट्स आपको बताई हुई है पॉइंट नंबर 1 के टेबल में, ये इस साल में मिले हुए पैसे हैं। जाग रहे हैं? ये इस साल में मिले हुए पैसे हैं। पिछले साल भी इन्हीं लोगों ने इन्हीं डेट्स पे 9-9 हजार दिया था। तो अब उसमें से हम अगर पिछले साल का क्लोजिंग निकालना चाहें तो उसकी ऐसी सी वर्किंग होगी ना। पैसे 10,000 की बजाय 9,000 वाले, उन्हीं में से इतने इतने ही क्लोजिंग बने होंगे। तो फिर हमें सारी वर्किंग 2000 पिछले के लिए दोबारा करनी पड़ेगी, नहीं? क्या इख्तलाफ है? समझ ही कुछ नहीं आया। दोबारा सुने। मैं एक इंडिविजुअल की मिसाल ले रहा हूं। एक इंडिविजुअल जो सेकंड क्वार्टर के शुरू में आया था, 1 अप्रैल को, सेकंड क्वार्टर 1 अप्रैल को शुरू होता होगा, तो उसने 1 अप्रैल को, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, 9,000 रुपया कैश दिया था। दोबारा इसने 10,000 कब देना था? 1 अप्रैल 16 को। और सवाल में नहीं कहा, मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि सवाल में इसलिए नहीं कहा क्योंकि जरूरत नहीं थी। मैं खुद कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 14 को इसने 8,000 रुपए दिए होंगे। ऐसी खुद ही कह दिया, इसकी जरूरत भी हालांकि नहीं है। सिर्फ इस इंडिविजुअल की बात करते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, और इसी तरह से यहां से आगे 31 दिसंबर 16। इस 10,000 में से कितने महीने हैं जो अगले साल में जा रहे हैं? 3 महीने। ये 2016 के एतबार से क्या हो गया? क्लोजिंग एडवांस। 10,000 में से 3 महीने। पिछले साल क्लोजिंग एडवांस कैसे निकला होगा? 9,000 पे, यही ऐसे ही 3 महीने। तो इस एक इंडिविजुअल की अगर बात करें और 2016 को सामने रख के बात करें, तो 2016 का ओपनिंग एडवांस कितना? ये 2016 है। 2016 का ओपनिंग एडवांस कितना? ये 2016 की रिसीट्स कितनी? ये 2016 का क्लोजिंग एडवांस कितना? ये एक मैंने बंदे की बात की है, ये बन गया 2500। ये अगर एक को सामने रखें तो उसने इस साल 10,000 रुपया कैश दिया, और वो हर साल 1 अप्रैल को देता है कैश। साल एंड हुआ, इसमें से अभी 3 महीने अगले साल जा रहे थे, ये वो क्लोजिंग एडवांस हो गया। यही सलूक पिछले साल 9,000 के साथ भी हुआ होगा, उसमें से भी 3 महीने आगे गए होंगे। तो ये पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ये ओपनिंग एडवांस। यहां तक बात समझ आई? अभी इस वक्त जो सामने हमने कैलकुलेशन की हुई, अच्छा, इसी बंदे की इनकम फॉर द ईयर 2016 10,000 है? नहीं, इसने तो पैसे 10,000 दिए हैं। इनकम कितनी है? 9 महीने इसमें से, या 3 महीने इसमें से, 9 महीने इसमें से। 3 महीने 9,000 वाले, 9 महीने 10,000 वाले, ये इसकी इनकम फॉर द ईयर। जो महीने पीरियड से रिलेट करके कैलकुलेट किए होते हैं वो इनकम फॉर द ईयर होती है। ये तो पैसे हैं जो 10,000 उसने जमा कराए। ये जो इस वक्त फिगर्स हैं ब्लैक वाली, ये क्या है? ये अब मैंने सब लोगों को इकट्ठे कर दिया। ये मैंने ना एक की मिसाल दी थी, अब मैंने सारे लोग मिला दिए। इस साल सब लोगों ने इतना कैश दिया है। ये हर एक क्वार्टर में जो लोग पैसे दे रहे थे, उसमें से रिस्पेक्टिवली कुछ ना कुछ पोर्शन अगले साल में जा रहा होगा। वो हर एक का रिस्पेक्टिव क्लोजिंग एडवांस निकलता आया। पिछले साल भी कुछ ऐसी ही वर्किंग की हुई होगी, और जिसके इस साल 3 महीने आगे गए हैं, 6 महीने आगे गए हैं, 9 महीने आगे गए हैं, पिछले साल भी ऐसे ही 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने आगे आए होंगे।
यानी ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेंबर्स कहा है सेम थे पिछले साल, यानी पिछले साल यही वर्किंग बिल्कुल ऐसे ही 9,000 रुपए पे निकली हुई होगी, जो कि हमने इस साल सारी 10,000 पे की है। ये बात ठीक है? ये लें, आपको मैं एक लाइन में ओपनिंग निकाल के देने लगा हूं। ये निकला है क्लोजिंग एडवांस, ये लें ओपनिंग एडवांस। ये कितने पे कैलकुलेटेड है? 106425। ये ओपनिंग एडवांस निकला। इस साल की रिसीप्ट्स को पिछले साल की रिसीप्ट्स को इस साल की रिसीप्ट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सिर्फ ये किया कि इससे नंबर ऑफ मेंबर्स निकले, 10 से डिवाइड, मैंने इसको 10,000 से डिवाइड किया, उससे क्या निकला है? नंबर ऑफ मेंबर्स, और उसको 9,000 से मल्टीप्लाई करा है, तो पिछले साल इन्हीं मेंबर्स ने 9,000 के हिसाब से इतने पैसे दिए होंगे। अगर मैं 33 मिलियन के साथ ये सलूक करूं तो पिछले साल की रिसीट्स आ जाएंगी। इसके साथ ये सलूक कर रहा हूं तो पिछले साल का क्लोजिंग आ गया, क्योंकि लोग वही हैं, सिर्फ 10,000 की बजाय 9,000 था, तो मैंने 10,000 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ लोग आ गए, 9,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9,000 रुपए के हिसाब से फिगर्स निकल आई। तो फिर डाटा इस तरह से ना होता, फिर कुछ और बात की होती, फिर उसकी पूरी वर्किंग होती। हाँ जी, ठीक है। तो अब यहीं से हमारे पास सारी वर्किंग मेहनत तो हो ही गई, तो अभी सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के फारिग करते हैं। BD 10642500, CD 11825000, receipts 33 million और इनकम नहीं भाई 3181750। सारी कैलकुलेशन तो कर ही ली है, तो इनकम का अकाउंट भी पूरा कर देते हैं अभी। और ये सारी मेहनत शुरू हुई थी यहां से, ये चाहिए था हमें। इस सवाल में मेन ये थी ही सब्सक्रिप्शन, बाकी तो वैसे ही स्मूथली चलता रहेगा। हाँ जी, चले आगे। ओपनिंग बैलेंस बैंक कितना 37 आगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर कैश इन हैंड, ज्यादा आगे नहीं चले गए। पॉइंट नंबर 1 से ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लिया, पॉइंट नंबर 2 से ढूंढ लिया, पॉइंट नंबर 3 में तो पेमेंट्स हैं, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 ये क्या है जी? PPE का ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है।
कितना? 8 लाख 28 मिलियन। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 कैश का ओपनिंग है कैश का ओपनिंग है 0.3 मिलियन 3 लाख। पॉइंट 7 क्रेडिटर्स का ओपनिंग है कितना? 333 सॉरी 25 25 आगे प्रीपेड रेंट 168,000। फिर स्टॉक है टक शॉप का 2300,000 और बस। अब इसको बैलेंस करेंगे तो वो यकीनन कैपिटल फंड होगा। हम्म 2099 0 नहीं यार 2132 21326 ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस। अब अगला काम टी अकाउंट्स बना ले। सब्सक्रिप्शन का ये बना लिया, बैंक का बना हुआ है, पीपीई बीडी लिख लिया 28 मिलियन। फिर कैश का ये है बीडी 3 लाख। फिर क्रेडिटर्स का 2.5 मिलियन। फिर रेंट का ओपनिंग 168,000। फिर टक शॉप का ट्रेडिंग, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस,
क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी ओपनिंग स्टॉक कितना 2300,000 और कैपिटल फंड उधर एसएफपी में कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस क्या क्या लिख लें। ये हुआ अभी मैदान तैयार, अब खेलते हैं सवाल। कोई नहीं टाइम बहुत है, आप हैं यार होनी तो देखें चाहिए। देखें कल से ना मैंने कॉस्ट की भी, आज मैंने कॉस्ट की एक्स्ट्रा नहीं की, तो कल मैंने करनी है तो कोई बात नहीं यार, मतलब 2-3 दिन रह गए हैं, आप कर लें हौसला करके। ये जो कह रहे हैं इन्होंने आना नहीं है सर। कोई बात नहीं यार, ना आए उनकी मर्जी है। चलो जी अगला काम, ट्रांजैक्शंस डेबिट क्रेडिट। अच्छा वैसे एक बात आप लोगों की तरफ से, एक अजीब बात ये जो एक्स्ट्रा क्लास होती है, ये कोई जुल्म आप पे, यानी मुझे कोई शौक है कि मुझे शौक हो रहा है कि मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाऊँ, आप लोग तंग हों, ज़रा आप लोगों को कोई चीखें निकलें, कोई मरने वाले हों, क्यों है एक्स्ट्रा क्लास? हाँ जी क्या हुआ? जी बिल्कुल 1.5 घंटे की क्लास थी। नहीं ये तो फिर बाकी चीखों वाली बात है ना, मैं तो एक नॉर्मल नहीं। देखें एक सीरियस बात है कि अभी आप लोगों की जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी हो रही होती हैं, क्या आपको टीचर को बहुत मज़ा आ रहा है ऐसा करने में? नहीं देखें टीचर ने अगर एक्स्ट्रा, अब जैसे मैंने अगर सुबह 7 बजे 7:15 से पढ़ा रहा हूँ और आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ तो शाम 6 बजे तक पढ़ा रहा होता हूँ, मेरा इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर आपको लगता है कि टीचर की अर्निंग बन जाएगी इससे, तो ये आपकी लिटरली एक घटिया सोच होगी। ये सारी जो इस वक्त मेहनत हो रही है वो आप लोगों के कोर्स कंप्लीशन की है। जैसे वो ऑनलाइन में भी, इसलिए मैं ख़ास ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, जो बच्चे जब एंड पे आके परेशान होते हैं ना, अब वो किसी बच्चे ने ग्रुप में मैसेज किया, सर बस आप एंड पे भगा ही रहे हैं, प्रैक्टिस भी नहीं करा रहे। मतलब प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों हो रही हैं? प्रैक्टिस भी है लेकिन क्यों कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा क्लासेस? बस ठीक है 31 जनवरी जाएं, घर जाएं, कोर्स ख़त्म कर रहे हैं ना, और कोर्स ख़त्म करने में प्रॉपर पढ़ के ख़त्म करना है। और ये शुरू में ही ये सारी चीज़ें अंदाज़न आप तक पहुंची होती हैं, तकरीबन 100 लेक्चर्स तक बात जाएंगी, और ये आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा है कि i16 के साथ क्या हुआ। ठीक है, वो सारी पिक्चर्स आप लोगों के सामने हैं। अब उसके बाद अगर आप हालात को इग्नोर करके नहीं सर बस 31 जनवरी को कोर्स ख़त्म करें, ये तो सिर्फ आप बिल्कुल एक इलॉजिकल बात करेंगे। जब आप देख रहे हैं कोर्स भी ख़त्म करना है और फरवरी में जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतनी एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा पढ़ाई का, तो कोर्स भी पूरा हो, तकरीबन 100 क्लासें भी हों और एक्स्ट्रा टाइम भी ना लगे। कैसे हो सकता है? आप अपने क्लासेस के दिन गिन के देख लें, और ख़ास तौर पे जो IAS 16 में किया है आपने, उस सबको अगर काउंट करके देख लें तो ये बेटा मैंने कैसे होना था कोर्स खत्म? एक्स्ट्रा क्लासेस ही होना था ना।
आपका इस तरह का एंड पे आके जेस्चर ये शो करता है कि सर जैसे मुझे लगता है मैं कुछ जोन ज़बरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ, और आप लोगों के साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और आप लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है क्योंकि आप ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे, मैंने को बहुत ज़बरदस्ती कर दी है और को बहुत तस्कीन मिल रही है मेरी रूह को इससे कि आपके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए। सर रहम करें, सर आप रहम करें, एक दिन तो आप पढ़ लेने दें, एक दिन तो छुट्टी कर लेने दें, आप छोड़ दें सीए, मर जाए जाके। तो पढ़ना भी है, पेपर भी देने हैं, पेपर पास करना तो बेटे पे पढ़ाई तो करनी है ना। और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं इसमें टीचर की प्लानिंग परफेक्टली फॉलो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये सामने वाली क्लास के रिस्पॉन्स पे हिसाब से क्लास चल रही होती है। अब ये सवाल मैंने अपनी तरफ से पूरा ही सोचा हुआ है और ये हर क्लास में ऐसा ही है, कभी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी सोच के मुताबिक, कभी कम हो जाएगी, तभी तो कमो बेश लेक्चर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपकी कोर्स पढ़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए ही सारी एफर्ट है ना, कोई मेरे पे एहसान तो नहीं कर रहा अगर आप एक्स्ट्रा क्लास में आ जाएंगे। तो फिर ऐसे मरने वाले हो जाएंगे कि नहीं एक्स्ट्रा क्लास ना करें, ठीक है नहीं करते आज एक्स्ट्रा क्लास, कल भी नहीं करते, फिर आगे फिर 7, 8, 10 तारीख तक पढ़ लेते हैं फिर, हैं जी। ये मल्टीपल फैक्टर्स को सामने रख के बेस्ट सोल्यूशन ही निकालना होता है ना, तो वो बेस्ट सोल्यूशन यही। अब देखें कॉलेज ने आपको ये कर दिया, अब चीज़ों की टाइमिंग है, अब वो चूँकि रमज़ान भी आ रहा है तो कोरोना भी आ गया स्पेशली इसीलिए, तो ये सारा कुछ जो चलना ही था ये सब ऐसे कंटिन्यू होना था। अब उसकी टाइमिंग ये बनी कि कॉलेज ने जैसे भी डिसीजन लिया, भारत डिसीजन लेके यूट्यूब पे डाल दिया आपको सारा कुछ। ये कोई आसान डिसीजन नहीं है, आपके लिए जो फैसिलिटी हो सकती है वो हो रही है, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे आप बहुत एहसान कर रहे होंगे मेरे ऊपर भी, कॉलेज के ऊपर भी, और आपके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया जा रहा है। कैरियर आपने बनाना है, पढ़ाई पूरी आपने करनी है, और एक्स्ट्रा क्लासेस से मौत ऐसे पड़ रही है कि जैसे आपको ज़बरदस्ती यहाँ लाके बिठाया गया है, आपको घरों से उठा के लाए थे कि प्लीज आइए, आप करना ही नहीं चाहते थे सीए, आपको हम लोग ही गए हैं, मैं पर्सनली सबके घर जा जाके उनको बुला के लाया हूं, और ये वादा करके लाया था कि कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हंसते खेलते चल लेंगे, और आपको यहाँ पर आके शौक लगा कि ये क्या हुआ, सर तो बदल गया, सर ने तो शुरू में ऐसे वादे किए थे। तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं आप लोग यार, तो कर लेना फिर एक्स्ट्रा क्लास। हैं जी यार, अभी इतनी सो कहानी सुना दी है, आएगी ना, क्यों नहीं आएगी यूट्यूब पे? एक्स्ट्रा के अलावा सर, क्या जी? एक्स्ट्रा के अलावा सर यूट्यूब पर आएगी क्लास? ये जो रेगुलर चल रही हैं ये आप उधर आप फैसिलिटेशन से पूछें, मेरे ख्याल में तो आएगी, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन आएगी। डबल एंट्रीज करने लगे थे हम। तो मैं पूछ तो लूँ पहले रूम है कि नहीं है। अहमद पॉज कर ले, चलो रूम देख लेना ना, कितने को रूम है कैंपस में, देख लेना जहाँ भी है। उम्मीद है वहीं जहाँ लास्ट टाइम भी रूम 12, हाँ शायद वहीं होगी। चले अभी 7-8 मिनट तो लूँ ना, इस्तेमाल करो। पॉइंट नंबर 2, रिसीट्स। बैंक अकाउंट बना हुआ है तो डेबिट क्रेडिट बैंक वाला वहां है, बाकी वाले हम कर लेते हैं। पहली चीज, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। 37848500 बैंक डेबिट हुआ है और ये कैश क्रेडिट। रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, बैंक डेबिट
और ये एक इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लें जाके। इनकम्स में लिखेंगे, एक्सपेंसेस में लिखेंगे? इनकम में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे लिख लें राइट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बैंक डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, कितना? 750,000। जी जी बिल्कुल, अकाउंट बना लें। बैंक डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। हाँ जी, मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड डायरेक्टली इन बैंक। ये जो बाकी वाली बात है ना, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं अगर इन्होंने इसका टोटल ना किया होता। हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 33 है और बैंक में डेबिट साइड पे लिखी हुई है पूरी 33 तो नहीं, तो बाकी कहाँ है? बाकी फिर कैश में रिसीव हुई होगी। तो बैंक डेबिट वहाँ हुआ है, कैश डेबिट ये 33 मिलियन। ये तो टोटल रिसीट्स हैं, इनमें से जितनी बैंक में आई हैं कितनी आई हैं? 19,800। बाकी फिर कैश में आई हैं 13,200। ये देखे ना, इतना पैसा आया है तो फिर अकाउंटेंट का जो है ना वो नीयत खराब हुई है। कोई 1 करोड़ से ऊपर तो ये है। और डेबिट साइड हो गई पूरी। पेमेंट्स, इंश्योरेंस का कहीं कोई प्रीपेड वगैरह, तो फिर इसको सीधा लिख दें जाके एक्सपेंसेस में, एक्सपेंस डेबिट और ये बैंक क्रेडिट। पेमेंट्स में इंश्योरेंस है और उसका कहीं दोबारा कोई प्रीपेड वगैरह जिक्र ही नहीं है, तो बस यही एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस में लिख लें और बैंक क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट पेमेंट रेंट, ये है रेंट, रेंट डेबिट 40,200 और बैंक क्रेडिट, ये है ना रेंट। यूटिलिटीज कहीं कोई इन प्रीपेड एक्रूड नहीं है तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में लिख लें यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। हाँ जी आगे, लैंड खरीदी है तो यही कर लेते हैं, बेशक अलग से लिखना है बेशक अलग लिख दें, लेकिन पीपी सारे इकट्ठे ही किए हुए। कितनी? 17 मिलियन लिख दें, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दें, कोई मसला नहीं। ये डेबिट बैंक क्रेडिट यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिख दें, नहीं तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली लैंड लिखनी है तो बेशक डायरेक्टली लिख दें, क्योंकि इसमें कौन सा डेप्रिशिएट होना है। लेकिन अगर यहाँ भी लिख दें तो ठीक है, कोई मसला नहीं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश विड्रॉल भी है। अच्छा कैश विड्रॉल, हाँ जी कैश निकाला बैंक से, देखो ना इतना सारा कैश आएगा फिर। अब कैश डेबिट बैंक क्रेडिट 6120 पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डेबिट बैंक क्रेडिट
181 डबल 5 रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में आगे कोई पेबल रिसीवेबल नहीं, तो ये एक्सपेंसेस में लिख लें। और इक्विपमेंट खरीदा है पीपी डेबिट बैंक क्रेडिट कितना 7350,000। चलिए बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इसको पूरा करता हूँ। इसको पूरा करके और इंशाल्लाह एक सवाल और हो जाएगा, और आप एक सवाल होमवर्क वो कर दीजिए आप। सवाल मज़े का है और एक डिफरेंट स्टाइल का सवाल है। मेहनत सारी वही है जो अब तक सीखी है, लेकिन उसने ना आपको ये नहीं कहा कि आप बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाएं। उसने बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट रिसीट एंड पेमेंट बना के दिखाया, बीच में सवालिया निशान लगा दिए और कहा बस वो वाली फिगर फाइंड कर दें जो हमने नहीं बताई। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते तो जो मेहनत करते वही मेहनत वही करनी है। बस वो वैसे कह देता सवाल में कि बैलेंस शीट बना दें, तो उसने बैलेंस शीट बना दी और 2-3 फिगर्स छुपा दी और कहा बस वो मिसिंग फिगर्स निकाल दें। मेहनत नॉर्मल सवाल वाली है। क्वेश्चन है जी 7, ये अगर आप कल कराएं तो मेहरबानी। अच्छा, इसमें उसने कहा था जी आप दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप बना लें तो हर्ज थोड़ी है, मकसद तो सवाल पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्प्रिंग 21 ये होमवर्क है बस, है जी। हाँ जी, ये पिछली टाइम स्प्रिंग 21। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।